नमस्कार, डीवी लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। और जैसा कि इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है अमित शाह के इस्तीफे की, जो मांग की जा रही है विपक्ष की तरफ से, लगातार संसद में एक ही मांग उठ रही है कि अमित शाह या तो जवाब दें कि किसने लाठी चार्ज करवाया दिल्ली पुलिस की तरफ से उन छात्रों पर जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, या फिर अपना इस्तीफा दें। यानी अगर अमित शाह को इस बात की जानकारी नहीं है कि ये आदेश किसने दिया या किसके कहने पर एक लाठीचार्ज हुआ, तो फिर उनका गृह मंत्री होने का कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो संसद में आकर जवाब दें। और अगर वो संसद में आकर जवाब नहीं दे रहे हैं, इस्तीफा नहीं दे रहे, यानी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर सीधे मांग की जा रही है पीएम मोदी से कि उनको बर्खास्त कर दिया जाए। विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ है, लेकिन बीजेपी सांसदों की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से भी पूरी कोशिश की जा रही है कि कैसे अमित शाह को संसद से दूरी रखा जाए। यानी लगातार ये 10वां दिन रहा जब विपक्ष की मांग को दबाने के लिए, विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए बीजेपी के सांसदों ने इतना हंगामा किया कि संसद को स्थगित कर दिया गया। अब 3 तारीख को संसद की कार्रवाई फिर से शुरू होगी, लेकिन एक बात तय है कि बीजेपी सांसदों ने जो अभी माहौल बना दिया वो ये कि काम हो ना हो, लेकिन अमित शाह को बचाए रखना है। इस सब पर चर्चा चल रही है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह के दावे लगातार किए जा रहे थे कि अब बीजेपी आलाकमान के फैसलों से बीजेपी आलाकमान के खिलाफ नाराजगी अब बीजेपी के अंदर ही पनप रही है, वो अब होती हुई भी दिखाई देने लगी है, क्योंकि बीजेपी के अंदर अब धड़ाधड़ इस्तीफे शुरू हो गए हैं। यानी एक तरफ बीजेपी कमान मुश्किलों में घिरा हुआ है क्योंकि विपक्ष उस पर हमलावर है। देश का युवा, देश का छात्र बीजेपी सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा आक्रोश दिखा रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। संसद के अंदर, संसद के बाहर, संसद परिसर में अलग अलग तरीके से विपक्षी सांसदों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। जहां एक दिन पहले सवाल यह पूछा जा रहा था कि किसके कहने पर ये किसने ये आदेश दिया था कि लाठीचार्ज किया जाए, वहीं अब सवाल बदला गया और अब यह पूछा जा रहा है कि अमित शाह गायब क्यों है। यानी विपक्ष ये मान चुका है कि अमित शाह की चुप्पी का मतलब ये है कि आदेश तो उन्होंने ही दिया था। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी आलाकमान के पास जब इन सवालों के जवाब नहीं है, इस पर फंसी हुई है मोदी सरकार। वहीं दूसरी तरफ अब जिस तरह से बीजेपी के अंदर इस्तीफों की खबरें जो आ रही हैं या जो चर्चाएं चल पड़ी हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, जो प्रवक्ता हैं, वो जिस तरह से अब दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं बीजेपी आलाकमान से या बीजेपी से, उससे भी अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इन सब पर चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में स्वामी जी। तो जिस तरह से सबसे पहले जो लगातार मुद्दा अभी है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से विपक्ष अब अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा है। लगातार ये मांग उठ रही है और बीजेपी सांसदों की तरफ से कोशिश की जा रही है कि संसद में कार्यवाही ना हो। संसद में कार्यवाही नहीं होगी तो विपक्ष की आवाज दबेगी। और जैसा कि लगातार देखा जा रहा है, आज लगातार 10वां दिन था मानसून सत्र की जो कार्यवाही चल रही है उसका, और 10वें दिन भी काम नहीं हो सका। लेकिन इस बार बीजेपी सांसद खुद ये काम नहीं होने दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप स्वामी जी? अंशिता, ये बताइए, मान लीजिए जी, एक मोहल्ले के अंदर, एक कॉलोनी के अंदर पुलिस की 4 जीपें आ जाएं सारे बजाते हुए जी। अच्छा, उसके बाद आप देखिएगा कुछ लोग ऐसे हैं जो घर में बने रहेंगे और बैठे रहेंगे बिना चिंतित हुए जी। कुछ लोग ऐसे हैं जो खिड़की से झांकेंगे, क्या हो रहा है, पुलिस क्यों आई। कुछ लोग ऐसे हैं जो भागने लगेंगे। पुलिस के ऊपर संशय किसके ऊपर सबसे पहले जाएगा? भाई, जो मानी बात है कि जिसका बिल्कुल दिल साफ है, जिसे लगता है कि उसने कोई कानून नहीं तोड़ा है, वो अपने घर में बैठा रहेगा। आने दो, क्या परेशानी, आने दो, पेश करेंगे, बात करेंगे, पुलिस पूछेगी, उसका जवाब देंगे, हमने कोई गलत काम तो किया नहीं। लेकिन जो आदमी भागेगा इसका, या दीवार फल्लांग के भागने लगे पीछे से, इसका मतलब यह है कि कुछ न कुछ गड़बड़ी है। पुलिस आगे कही चलो जिस जुर्म में आए थे उसमें तो हो सकता है तुम शामिल ना हो, लेकिन तुम भागे हो दीवार फल्लांग के, कुछ ना कुछ तो बेटा तुमने गड़बड़ की है। जरा 2 कोड़े तुम्हें लगाएंगे, जरा 2 लट लगाएंगे, तो उसके बाद तुम खुद उगलोगे तुमने क्या गड़बड़ी की। देखिए, संसद जो है हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। संसद है ही डिस्कशन करने के लिए। अच्छा, वहां पे मानी बात है कि अमित शाह साहब सबसे चाणक्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, मोदी जी के सबसे बड़े सलाहकार हैं और गुजरात लॉबी के एक प्रकार से रिप्रेजेंटेटिव हैं। बल्कि ये भी बात चल रही थी कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, अगले प्राइम मिनिस्टर वो बनेंगे। अगर संसद में राहुल गांधी और विपक्ष ये मांग कर रहा है कि लेट अस डिस्कस, लेट अस डिलिबरेट, और मान लीजिए अमित शाह साहब का बिल्कुल दिल साफ होता, उन्हें लगता कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है, और लड़के जो थे वहां, बच्चे जो थे, युवा जो थे, कांग्रेस जनता पार्टी के या आयसा के या एसएफआई के या एआईएसएफ के
या बच्चे अपनी डिमांड पे पेपर लीक के लिए जो इकट्ठे हुए थे, अगर वो उग्रवादी थे, मान लीजिए पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड थे और चीन स्पॉन्सर्ड थे, जैसा गोदी मीडिया बताता है, तो आते अमित शाह साहब आंकड़े पेश करते, डाटा पेश करते, सारे आरोप लगाते, नहीं ये बच्चे नहीं थे, ये अर्बन नक्सल थे और ये विदेशी फंडेड थे और मैं बिल्कुल गोली चलाई, मैं तो इनको मार देता। जैसे एक आरएसएस के प्रचारक ने कहा कि अगर मैं होता तो मैं तो गोली चला देता, जैसे जलियांवाला बाग में गोली चली थी, एक आरएसएस प्रचारक ने कहा। भाई अगर, लेकिन आप आ नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आपके दिल में कोई चोर है, कोई चीज आप छुपाना चाह रहे हैं, आप सोच रहे हैं अगर आप संसद में नहीं आएंगे तो दब जाएगी, वो सामने नहीं आएगी, लेकिन हो उल्टा रहा है। आज तो गांव गांव, शहर शहर, कस्बे कब्जे, पानी की टंकियों के ऊपर ये बैनर्स लग रहे हैं, अमित शाह इस्तीफा दो। भाई या तो आप चर्चा कर लीजिए, चर्चा आप कर नहीं रहे। अच्छा आप देखिए, पहले तो मुरली मनोहर जोशी जी ने स्टेटमेंट दिया, किरण बेदी जी ने साफ साफ कहा, जो आईपीएस ऑफिसर थी और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के अंदर चीफ मिनिस्टर फेस थी, फिर गवर्नर भी बनी और भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा फेस थी, उन्होंने तो पैलेट गन तो ऐसे नहीं चलाई जाती है, पैलेट गन तो बिल्कुल जब ऐसा लगे कि संसद के अंदर वो लोग घुस रहे हैं और उनके हाथ में हथियार हैं और संसद में और सांसदों में खतरा है, तब पैलेट गन चलाई जाती है। पैलेट गन जो चलाई जाती है वो पैर के नीचे चलाई जाती है, सिर के ऊपर या आंखों के ऊपर तो चलाई नहीं जाती है। किरण बेदी भी खुद के सामने आके, फिर आपने कहा शहजाद पूनावाला। भाई भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रबल प्रवर्तक, जो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को बचाया करते थे और सबसे बड़े सनातनी होने का दावा करते थे, उन्होंने भी अपने जो एक्स हैंडल था उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता और अपने निजी कारणों से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया। तो अभी तो देखती है होते हैं क्या, क्योंकि भाई आप संवाद करो ना, भाई संसद बनी किसके लिए है? अगर वहां पे करोड़ों रुपए का खर्चा रोज होता है, वो चर्चा ही करने के लिए तो होता है। आज के तारीख में पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि पुलिस सही है या बच्चे सही हैं। आपने देखा पुलिस वालों की तरफ से भी उनके बच्चे आ गए, पत्रकार सम्मेलन हो गया कि साहब हमारे पिताजी को भी चोट लगी है। बिल्कुल चोट नहीं लगनी चाहिए थी, पुलिस वालों को भी नहीं लगनी चाहिए थी, बच्चों को भी नहीं लगनी चाहिए थी। चोट तो पुलिस वालों को लगी या बच्चों को लगी, अमित शाह साहब को तो लगी नहीं, राहुल गांधी को तो लगी नहीं। तो राहुल गांधी और अमित शाह साहब से तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया संसद के अंदर डिस्कस करके जो भी दोषी है और जो पूरी स्थिति है हमें ये बताया जाए कि पैलेट गन कैसे चली। पैलेट गन का जब अनुमति ही नहीं है पैलेट गन चलना, और ये जब थाने के अंदर ये दस्तावेज मौजूद हैं कि 3 डीसीज ने कागज, क्योंकि आप जानते हैं थानों के अंदर पूरा रोजनमाचा होता है और उसके अंदर जो भी एक्टिविटी होती है सारी दर्ज होती है, उसके अंदर दर्ज है 3 डीसीपी के आदेश से ये हुआ। अच्छा केवल सिपाही को हमने दंड दे दिया। भाई सिपाही को अगर कमिश्नर आदेश करेगा कि पैलेट गन चला दो, वो चला देगा, उसको क्या है? साहब ने कहा है। अच्छा सरकारी नियम आप जानते हैं कि वरिष्ठ अधिकारी अपने नीचे वालों से कहते हैं भाई जो मैं आदेश दे रहा हूं उसका पालन करो, जो होगा मैं भुगतूंगा। जैसे सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल ने कह भी दिया अपने अधिकारी कर्मचारियों से कि आप चिंता मत करो, मेरे आदेश का पालन करो, आई विल फेस द म्यूजिक। यही होता है भाई सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में, यही तो होता है। हर जगह अखबार कागज लेके थोड़ी दस्तखत कराया जाता है। साहब ने इच्छा की, मैंने कर दिया। अच्छा साहब ने इच्छा व्यक्त की, मेरे को आपने नाप दिया, साहब से आपको पूछ नहीं रहे, उस एसएचओ से नहीं पूछ रहे जिसने लड़की के बिल्कुल एक प्रकार से जघन्य हिंसा उसके साथ की, और बल्कि वो लड़की बाद में प्रेस में शामिल हुई और उसने कहा था कि ये एसएचओ साहब ने कहा था नंगा करके तुमको पीटूंगा थाने ले जाके। तो इसका मतलब ये है कि उन पे कार्रवाई आप नहीं कर रहे हैं, बच्चों को आप बदनाम कर रहे हैं कि साहब बच्चों के घर में पुलिस भेज रहे हैं, उनको थाने में ले जाके पिटाई कर रहे हैं, उनके माता पिता पे दबाव बना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अभी आपको अकल नहीं आई, आपको ये नहीं समझ में आया है कि बच्चों से हैंडल, इसका माने आपके घर में बच्चे नहीं है क्या? बिल्कुल हमारी भी बच्चों से कई बार वो हो जा, आपके भी अपने माता पिता से डिस्कशन हो जाता होगा। अंत में झुकता कौन है? अंत में माँ बाप को झुकना पड़ता है भाई, माँ बाप ही, क्योंकि जानते हैं बच्चे हैं, इनको अभी सिखाना है, इनको अभी इतनी समझ नहीं है। ठीक है आज ये जिद कर रहे हैं, 2-4 साल में अकल आ जाएगी, सीख जाएंगे, खुद जब माँ बाप बनेंगे, बाबा दादी बनेंगे, इनको समझ में आ जाएगा बच्चों को कैसे हैंडल किया जाता है, और इसलिए हम उनकी बात मान जाते हैं। क्योंकि भाई देश, हमारे घर का भविष्य, हमारे देश का भविष्य तो ये बच्चे ही हैं। लेकिन यहाँ तो उल्टी इन्होंने गंगा वारक की है, तो बच्चों को ही सारा दोष दे रहे हैं, बच्चों को ही दोषी बता रहे हैं, उनको ही उग्रवादी बता रहे हैं। मतलब एक दुबे साहब हैं, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के चरित्र पर प्रश्न उठा सकते हैं जी। एक साहब जो हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के दूसरे समुदाय के एक अपोजिशन के मेंबर को समुदाय प्रेरित गालियां दे सकते हैं, और एक अगर 20 साल की लड़की एक गाली दे देती है तो उस पर एफआईआर लिखा देते हैं।
जी बिल्कुल। और भाई इस आप चीज ये को बता दीजिए, बिल्कुल जी अंशिता, हिंदुस्तान के अंदर अगर गालियों पे एफआईआर होने लगे तो हमारे देश के 90% लोग जेल में चले जाएंगे। अरे हमारा आदमी तो हिंदुस्तान का यूपी और पंजाब में और हर जगह बिना गाली के तो एक सेंटेंस आदमी नहीं बोलता है। अच्छा, उस पे आप जो है एफआईआर लिखा रहे हैं, उसको दंडात्मक कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अरे बच्चे हैं, गलती से कर दिया यार, ठीक है, बच्चे कहना यार आगे से ये गालियां मत दिया करो, ये अच्छा नहीं लगता है या अभद्र है, लेकिन ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है। गाली देना कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है जब तक उसमें कोई आपको चेतावनी न दी गई हो या मारने की धमकी न दी गई हो। अब गाली पे एफआईआर हो रही है, वहां पार्लियामेंट के अंदर गाली गलौज हो रही है। जी बिल्कुल। और दूसरी तरफ ये जब कहा गया था, जब ये प्रदर्शन खत्म हुआ उससे पहले ये आश्वासन दिया गया था कि कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं हो रही है, बल्कि उल्टा बच्चों को और फंसाया जा रहा है। यानी एक तरह से बीजेपी सरकार अपने वादों से मुकर रही है, ये भी देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ संसद में जवाब देने को राजी नहीं है। यानी हर तरह से बीजेपी सरकार का, मोदी सरकार का दोहरा रवैया यहाँ पर नजर आ रहा है। स्वामी जी क्या कहेंगे आप? और शायद यही वजह है कि अब बीजेपी के अंदर ही उनके लोग अब उनके फैसलों से, उनका जो तरीका है काम करने का, उससे कहीं ना कहीं असंतुष्ट हैं। भाई देखिए, ये सब जानते हैं, दुनिया का हर आदमी ये जानता है कि कोई भी समस्या का समाधान हो सकता है वार्ता से। जी, वार्ता से ही तो समझौता हो सकता है ना, वार्ता ही से। यही तो कहा जाता है, बुजुर्ग लोग यही कहते हैं, लेट अस कम एंड डिस्कस, लेट अस डिस्कस। भाई डिस्कस करोगे, हमारे दिल की आग निकलेगी, बच्चों की दिल की आग निकलेगी, मोदी जी और अमित शाह साहब के दिल की आग निकलेगी, आग शांत हो जाएगी और उसके बाद प्यार मोहब्बत से अपना डिस्पर्स हो जाएंगे लोग। अगर बड़े ही लोग, बुजुर्ग लोग जो संसद के अंदर बैठे हैं, वही अड़ियल रुख अपना लें और बच्चों को बदनाम करने के लिए गोदी मीडिया को लगा दें। आप गोदी मीडिया को देखिए, वैसे 99% लोग तो आजकल गोदी मीडिया को देखते ही नहीं, बड़े परेशान है वो बेचारे कि उनका चैनल कोई देखता नहीं, लेकिन अगर देखेंगे वो बच्चों को ही आतंकवादी बता रहे हैं और दोषी बता रहे हैं। अब बताइए, अगर आप बच्चों को दोषी बताएंगे, आतंकवादी बताएंगे, ये देश का हर माँ बाप जानता है बच्चों की कोई गलती नहीं। बच्चे तो पेपर लीक के खिलाफ वहां इकट्ठे हुए थे, 20 तारीख तक बिल्कुल शांति से बैठे हुए थे, एक पत्थर नहीं उठाया था, गाना गा रहे थे, ढपली बजा रहे थे। 20 तारीख को वो बढ़े, आपने उसमें वहां पत्थर की एक ट्रक लेकर खड़ी कर दी, फिर उसमें लठ बरसा दिए, फिर उसमें कीले लगे हुए लठ बरसा दिए, फिर करंट लगा दिया, फिर पैलेट गन चला दिया, बिहार के अंदर गोली चला दी। अब बच्चों को दोषी बता रहे हैं। तो देखिए, कोई भी जनमानस जिसके घर में बच्चा है, अरे चलिए माँ बाप हो सकता है कि भक्त हो, अंधभक्त हो, गौमूत्र का सेवन करते हो, लेकिन बच्चे तो कहते होंगे अपने माँ बाप से, भाई ये तुम क्या मूर्खता कर रहे हो, ये टीवी देखना बंद करो और तुम ये जरा हमारे साथ सहानुभूति रखो। और यो राहुल गांधी कह रहे हैं कि भविष्य से पास लड़ नहीं सकता, भविष्य में जो होने वाला है वो होगा ही। नए बच्चों के लिए, जवान बच्चों के लिए आपको स्थान खाली ही पकड़ना पड़ेगा, बुजुर्ग लोगों को उनके लिए रास्ता खोलना पड़ेगा अगर आप जिद पकड़ेंगे। भाई इसीलिए तो हमारे सनातन धर्म में 4 वर्ग बनाए गए। भाई बाल्यावस्था बनाई गई, गृहस्थ आश्रम बताया गया, वानप्रस्थ बनाया गया, संन्यास बनाया गया। पुराने जमाने में 75 साल के बाद राजा जंगल में क्यों चले जाते थे? क्यों कहा गया था कि राजा को जंगल में चला जाना चाहिए अपना राजपाट बच्चे को छोड़? इसलिए भाई 80 साल का राजा होगा, अच्छा वो अपना सठिया जाएगा, वो अपनी दादागिरी चलाएगा। अच्छा जो नई जनरेशन है, 40 साल का उसका जो लड़का है, जो उत्तराधिकारी होने वाला है, उसकी बात नहीं मानेगा, जनरेशन गैप होगा, झगड़ा होगा, टंटा होगा। अरे झगड़े टंटे में नुकसान किसा होगा? बुढ़े का तो नुकसान होगा। इसीलिए प्रथा बनाई गई, भैया 75 के बाद संन्यास ले लो और विड्रॉ कर लो, जंगल मत जाओ लेकिन विड्रॉ कर लो। बच्चों के मामले में ज्यादा खड़पहच मत करो, उनसे प्रश्न ज्यादा मत करो, लेट देम हैंडल देयर ओन अफेयर्स। और बिल्कुल मूक भाव से, दर्शन भाव से उसको देखो, इंटरफियर मत करो। इसीलिए 99% बुढ़े जो सुखी रहते हैं वो अपने बच्चों के आंतरिक मामलों में बहुत ज्यादा खुड़पैंच नहीं करते। यहाँ एक 75-76 साल के बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो जबरदस्ती अभी भाई उनको संन्यास में चला जाना चाहिए था, उनको कहीं केदारनाथ की गुफा में बैठ के अपना रुद्राक्ष की माला में हर हर महादेव करना था। वो यहाँ राजनीति कर रहे हैं, यही समस्या का मेन कारण है। जी, और बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा, तो राहुल गांधी ने यही तो ट्वीट में लिखा है कि आप अतीत हो चुके हैं, आप भविष्य के साथ इस तरह की बर्बरता कर रहे हैं, इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, अड़ियल रवैया दिखा रहे हैं, और ये खुद जनता को और खासकर युवाओं को दिखाई दे रहा है। स्वामी जी, यही वजह रही कि सड़क पर उतरकर इतना जबरदस्त प्रदर्शन किया, और मोदी गवर्नमेंट जो अभी तक नहीं झुकती थी, कई आंदोलन हुए इस सरकार के समय में, 2014 से लेकर अब तक कई बार ऐसा देखा गया, कई मौके ऐसे आए जब सरकार पर सवाल उठे, सरकार से मांग
की गई, अपने मुद्दों पर उनको न्याय की मांग की गई, लेकिन सरकार ने नहीं सुना। लेकिन अब छात्रों के आगे इस मोदी सरकार को झुकना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी अभी भी मोदी सरकार का अड़ियल रवैया कई मुद्दों पर देखने को मिल रहा है। और जैसे कि अभी ताजा तो मामला यही है कि अमित शाह के इस्तीफे की मांग उठ रही है, उनसे जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन उनके पास जवाब नहीं है। और दोनों, चाहे वो मोदी हो चाहे वो शाह हो, दोनों ही संसद से दूरी बनाए बैठे हुए हैं। लेकिन इस बीच खबर यह भी आई है कि ओडिशा में ही अब एक और पेपर लीक हो गया, मेडिकल की एक परीक्षा लीक हो गई है स्वामी जी। यानी अभी अभी बिल आया है, अभी चर्चा ही चल रही है, उस पर सरकार पूरी तरह घिरी हुई है। इतना बड़ा आंदोलन हुआ है देश में, सरकार कह रही थी, खुद पीएम मोदी ने रील बनाई, पोस्ट किए कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, इस पर सरकार की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी हाल ही में एक और मामला निकल कर आ गया कि अब ओडिशा में ही पेपर लीक हो गया है। क्या कहेंगे आप? अरे गुजरात में भी पेपर लीक हो गया जी। अभी 3 दिन पहले मेडिकल का एक पेपर गुजरात में भी लीक हो गया जी। अच्छा अंशिता, आपने कहा कि सरकार झुक गई, कहां सरकार झुकी है बता दीजिए। सरकार कहां झुकी बताइए, कहां झुकी? जी, आपने कहा ना कि सरकार झुक गई जी। इस्तीफा दिया ना धर्मेंद्र प्रधान ने, जैसे तैसे। इतना अरे कमाल है। अरे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर 19 तारीख के पहले होता जी, तब उसको झुकना कहते। 19 तारीख तक इस्तीफा नहीं हुआ, जिद बनाई गई, वहां पे बैरिकेड लगाए गए, पुलिस को और आरएएफ को वहां पे तैनात किया गया, पत्थर वाली गाड़ी वहां रखी गई, गुंडों को वहां पे प्लेन क्लोथ में रखा गया, उनको कीले लगी हुई डंडे दिए गए, करंट लगने वाले डंडे दिए गए। और जब 20 तारीख को बच्चों के साथ अन्याय हो गया, उनके सिर फोड़े गए, उनकी आंख फोड़ी गई, उसके बाद 7 दिन के बाद इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का हुआ। भाई अब तो धर्मेंद्र प्रधान मुद्दे में खत्म हो गए ना, अब तो मुद्दे पे कौन आ गया? अमित शाह आ गए जी। अगर ये इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का 19 तारीख को हो गया होता, मान लीजिए, तो क्या 20 तारीख की घटना होती? बिल्कुल नहीं। भाई बच्चों की एक ही डिमांड थी ना, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दो। अगर 19 तारीख को इस्तीफा हो गया होता तो 20 तारीख को संसद मार्च भी ना होता, लाठी चार्ज भी ना होता, ये झगड़े भी ना होते, लोग घायल भी ना होते, लोगों की आंखें भी ना फूटी होती। इसका मतलब ये आप जिद पकड़े हुए थे। अब आपने सोचा कि अमित शाह फंस गए 20 तारीख को, अब सारे प्रश्न अमित शाह से हो रहे हैं, तो आपने धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवा दिया। आपने ये सोचा था 2 महीने, धर्मेंद्र प्रधान से आपने ये कहा था कि 2 महीने के बाद तुमको उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर बना देंगे, चुप बैठे रहो। इसीलिए जब वो पार्लियामेंट में आए तो उनको बाला पहनाई गई, उनको टोपी पहनाई गई, उनके बारे में उनका गुणगान किया गया। लेकिन केवल इसलिए कि लोगों का ध्यान ये बढ़ जाए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा था, आपने दिया। अरे यार, अब तो धर्मेंद्र प्रधान मेरे लेवल पे है, अब तो क्रिमिनल केस हो गया। 20 तारीख को बच्चों की जो पिटाई हुई, कुटाई हुई, उनकी आंखें फोड़ी गई। अरे जिसकी आंख फूट गई उसकी आंख वापस ले आओगे क्या? जी। जिस लड़की आईसीयू में पड़ी हुई है, उसका जीवन आपने बर्बाद कर दिया, उसको वापस ले आओगे क्या? किसी की टांग टूट गई, उसको वापस ले आओगे क्या? तो 20 तारीख को जो क्रिमिनल एक्ट हुआ है और जो अनप्रोवोक्ड था, जिसकी जरूरत नहीं थी, अगर 19 तारीख को आपने, तब मैं मानता 19 तारीख को कर देते तो मैं मानता झुक गए आप। आपने इस्तीफा तब दिया जबकि उससे बड़ा एक कांड 20 तारीख को बच्चों के साथ बर्बरता हुई। अब तो मुद्दा बर्बरता का है भाई। पेपर लीक तो नहीं होना चाहिए, पेपर तो मानी बात है लीक नहीं होने के लिए बनाए जाते हैं। उसमें ऐसा कौन सा एहसान कर रहे हो कि साहब कानून बना दिया हमने, दंड बढ़ा दिया। अरे दंड बढ़ाने से क्या होता है यार, तुम पेपर लीक रोको। अच्छा, जब ये बनाया उसके बाद गुजरात में पेपर लीक हो गया, अब आप बता रही हैं उड़ीसा में पेपर लीक हो रहा है, तो रोज पेपर लीक हो रहे हैं क्योंकि एक माफिया ने, आरएसएस की माफिया ने कब्जा कर लिया है पेपर लीक में। हजारों करोड़ों रुपए का धंधा है, बड़े लोगों को मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजा जा रहा है, गरीब के घर के लोगों को वंचित किया जा रहा है। सरकार झुकी नहीं है, सरकार जो है उद्दंडता पे बिल्कुल कायम है और बच्चों को विलीन बनाने का प्रयास कर रही है। और आप देखिए बिहार के अंदर, राजस्थान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जैन अल्फा सामने आ गया। वो 9-9, 10-10 साल की लड़कियां वहां पे आंदोलन कर रही हैं और बढ़िया भाषण दे रही हैं। मैं उनका भाषण सुन रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। हमारे 2 जनरेशन आगे के बच्चे देखिए कितने मेधावी हैं। वो कह रहे हैं टीचर होने चाहिए क्लास में, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, मिड डे मील में ये कूड़ा और करकट हम नहीं खाएंगे। तो बच्चों का बिल्कुल सही बात है, उनका अधिकार है, उन्हें अच्छा खाना मिले, उन्हें अच्छी पढ़ाई मिले, यह उनका अधिकार है। सरकार किस चीज के लिए टैक्स लेती है कि स्कूल खुलवा दिए और वहां पे 500 बच्चों में 2 टीचर बिठा देती है, बच्चों से झाड़ू लगवाती है, उनसे कहती है अपने घर से अनाज लेके आना और भैंस का दूध लेके आना। इसके लिए थोड़ी आप तो टीचिंग में रखा गया है। बच्चों को पढ़ाइए और नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चे आपसे अपना हक मांगेंगे। तो देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है, सरकार ने झुकने से इनकार कर दिया है। और देखिए जितना बड़ा पेड़ होता है, जितना फलदार पेड़ होता है, उतना झुकता है। अब आप सोच रहे हैं बच्चे झुक जाएं और आप बुढ़े जो हैं वो अपना तन के खड़े रहे,
तो बुढ़े नहीं बच्चों से मुकाबला कर सकते। मैं मोदी जी से निवेदन करता हूं, वो 76 साल के हैं, मैं 74 साल का हूं, बेटर है बेंड बैकवर्ड, सब बेंड कर जाइए, झुक जाइए बच्चों के सामने, उनकी डिमांड मान लीजिए, वरना टूट जाएंगे, बच्चों को झुका नहीं पाएंगे। जी बिल्कुल, और यही वजह है क्योंकि अब बीजेपी आला कमान का जो रवैया है उसके चलते अब हर तरह से तो घिरी हुई है, जिस तरह से अमित शाह पर घिरी हुई है, वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी के अपने लोग ही कहीं ना कहीं विरोधाभास दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने इसका जिक्र किया ही था कि बीजेपी आला कमान के फैसले अब उनके ही लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी आला कमान का या बीजेपी सरकार, मोदी सरकार का अड़ियल रवैया ही है कि एक के बाद एक सारे मंत्री अभी सवालों में ही घिरे हुए हैं। अभी तक आप देखिए, सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान, उसके बाद अमित शाह और नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, इन सब पर सवाल उठते ही रहते हैं। और अब आज जब संसद सत्र हालांकि थोड़ी सी ही देर चल पाया, थोड़ी देर में कार्यवाही स्थगित कर दी गई दोनों सदनों की, राज्यसभा और लोकसभा दोनों की, लेकिन इस बीच में ही कांग्रेस की तरफ से अब विशेषाधिकार नोटिस जो जितेंद्र सिंह हैं, जो केंद्रीय मंत्री, उनके खिलाफ पास करवा लिया गया है। तो यहां पर यह है कि अब एक और मंत्री इस लाइन में आ गए हैं, यानी बीजेपी सरकार के सारे मंत्री अब विपक्ष के निशाने पर हैं। मोदी सरकार हर तरह से घिरी हुई दिखाई दे रही है। भाई मोदी जी को कहना चाहिए यार, एक एक मंत्री क्या इस्तीफा दे यार, मैं सरकार से ही इस्तीफा दे देता हूँ, किस्सा ही खत्म करो यार, रोज एक एक मंत्री का इस्तीफा मांगोगे, संसद चलेगी नहीं, बवाल मस्ता रहेगा। इससे भैया नया चुनाव हो जाए, ज्ञानेश कुमार गुप्ता को हटाया जाए, एक निष्पक्ष चुनाव आयुक्त बन जाए, बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, जो जीते वो सरकार बनाए। अब ये सरकार अपनी जो क्रेडिबिलिटी है उसको खत्म कर चुकी है। अब बताइए जितेंद्र सिंह को ये बोलने की क्या जरूरत थी पार्लियामेंट के अंदर कि गोली नहीं चली जी? क्या जितेंद्र सिंह को वो तो पीएमओ ऑफिस में मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, उनको नहीं पता था कि थाने के अंदर दर्ज है कि पैलेट गन जो है इशू हुई है और गोली चली है, और ये सबने मान लिया गोली चली है। अब उसके बाद जितेंद्र सिंह संसद के अंदर भाई गलत क्यों बोल रहे हैं, उनको नहीं बोलना चाहिए था। तो मानी बात है कि ये प्रिविलेज मोशन का मामला है, ये तो संसद को गुमराह करने का मामला है। भाई कभी कहते हैं गोली चली, कभी कहते हैं गोली नहीं चली, कभी कहते हैं मजबूरी में चली, कभी कहते हैं सुरक्षा में चली। अरे यार एक स्टेटमेंट दे दो, होम मिनिस्टर एक बार आए बता दे गोली चली कि नहीं चली और किसके आदेश से चली, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन वो जितना झूठ आप बोलेंगे, इसीलिए पुराने समय में हमारे बचपन में माँ हमको सिखाया करती थी कि एक बार झूठ बोलोगे तो 100 बार झूठ बोलना पड़ेगा। एक बार सच बोल दो यार, तुमने गलती की है, मान लो कि हाँ मैंने गलती की है, खत्म हो गई बात, लगा लो 2 थप्पड़ यार। लेकिन अगर तुम मानोगे, वे झूठ बोलोगे, फिर पकड़े जाओगे, वे 4 थप्पड़ पड़ेगा, फिर 6 थप्पड़ पड़ेगा, क्या फायदा? 100 झूठ बोलने पड़ेंगे, थप्पड़ अलग संख्या बढ़ जाएगी। तो पहले ही सच मान लो, कहा मैंने गलती की है, कह दो हमने गलती की है, माफी मांग रहे हैं। इसलिए तो राहुल गांधी ने कहा कि माफी मांग लीजिए। माफी भी नहीं मांगेंगे, संसद में भी नहीं आएंगे, झूठ भी बोलेंगे, गुमराह भी करेंगे, बच्चों को उग्रवादी भी कहेंगे, तो यही स्थिति होगी जो आज हो गई है। बिल्कुल, और ये जो दूरी जिस तरह से मोदी और शाह ने बना रखी है, खासकर अगर अमित शाह की बात करें तो लगभग हर मुद्दों पर आकर वो बोलते रहे हैं, बयान देते रहे, लेकिन जिस तरह से अब चुप्पी साधी हुई है, ये तो अपने आप में बताता है कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो सही आरोप है। यानी आदेश अमित शाह की तरफ से ही दिए गए थे, बस उसे कबूल नहीं वो कर पा रहे हैं। स्वामी जी नहीं, अगर नहीं दिए थे, मान लीजिए नहीं दिए थे तो आके पार्लियामेंट में कह दे मैंने नहीं दिए थे। बिल्कुल, अच्छा यही तो विपक्ष कह रहा है। मानी बात है कि यही तो विपक्ष कह रहा है जी। 3 डीसीपी ने थाने के अंदर रोजनामाचे में दस्तखत हैं कि उन्होंने इशू कराया था, जो सूत्र बताते हैं, जो हिंदू की रिपोर्ट बताती है। अच्छा वो तीनों डीसीपी को बुला लिया जाए कोर्ट में, उनसे पूछा जाए कि आपने अपने स्वमन से किया था कि ऊपर से आदेश था। अगर वो कहते हैं स्वमन से था तो कहिए कि जब प्रोटोकॉल नहीं था, ये एसओपी नहीं थी, तो आपने ये क्यों कराया, चलिए जेल के अंदर जाइए। वो कहते हैं नहीं साहब हमने नहीं किया, कमिश्नर साहब ने आदेश दिया, तो कमिश्नर को सम्मान कीजिए। कमिश्नर कहेंगे हाँ मैंने किया था, मैंने अमित शाह साहब के कहने पे नहीं किया था, उनसे कहेंगे आप जेल के अंदर चलिए। वो कहेंगे अमित शाह साहब से किया था तो अमित शाह साहब को सम्मान कीजिए। भाई देखिए, अगर पैलेट गन के उससे लोगों की आंखें फूट गई हैं तो लोगों को नुकसान हो गया ना, उनको तो शारीरिक अंग भंग हो गया, वो तो बेचारे जीवन भर इसको झेलेंगे। तो आप 2, 4, 10, 15 साल जेल में रहेंगे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। उनकी तो आंखें फूट गई, एक आंख अगर बच्चे की खराब हो गई, उसका तो जीवन बर्बाद हो गया। बिल्कुल, फिर आप उसमें क्रिमिनल केस ठोक रहे हैं, फिर उस पर FIR लिखा रहे हैं, फिर उसके घर में पुलिस भेज रहे हैं। माने दबने के बजाय, झुकने के बजाय अब और तने चले जा रहे हैं और अकड़े चले जा रहे हैं। तो आप तो अपनी मुसीबत खुद बुला रहे हैं। बिल्कुल,
और जो सवाल विपक्ष पूछ रहा है वैसा ही कुछ सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी तो पूछा ही गया ना कि एसओपी है क्या, बताइए। केंद्र सरकार से पूछा है कि आपने वाकई नियमों के मुताबिक पैलेट गन का इस्तेमाल किया है, क्योंकि एसओपी मांगने का मतलब ही वही है। सुप्रीम कोर्ट को खुद लग रहा है कि यहाँ पर उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी सरकार ने वहां पर पैलेट गन का इस्तेमाल करवाया है। जाहिर है अब तो यही कहा जाएगा कि सरकार की तरफ से ही आदेश दिए गए थे, इसीलिए शायद मोदी और शाह चुप्पी साधे हुए, सदन से लगातार दूरी बनाए हुए हैं। और इसीलिए अब वहां पर केंद्र सरकार से जब सवाल पूछा गया है तो यहां पर भी निगाहें सबकी टिकी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट में अब जवाब सरकार क्या देगी। यानी हर जगह सरकार अभी फंसी हुई है। युवाओं के साथ जो बर्बरता की गई मोदी सरकार की तरफ से, सिर्फ इस पर कि वो ये चाहते थे कि जो शिक्षा व्यवस्था है वो दुरुस्त होनी चाहिए, पेपर लीक नहीं होने चाहिए, और इसमें कुछ गलत भी नहीं था। ये जायज मांग है, क्योंकि पेपर लीक होने से एक बच्चे का भविष्य बर्बाद होता है, पूरा साल बर्बाद होता है, जितना पैसा उसने लगाया होता है वो बर्बाद होता है, जो उसका मनोबल भी कम होता है। और यही वजह रही कि 20 से ज्यादा बच्चों ने अपनी जान दे दी एक पेपर लीक होने के चलते। लेकिन ये सरकार ना तो उस वक्त से दुख हुआ जब इतने बच्चों ने अपनी जान दे दी, और ना अब दुख है जितने बच्चों को इतनी गंभीर चोटें आई हैं। पहले जो ये मानने को ही तैयार नहीं थे कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ या लाठी चार्ज जैसी कोई भी चीज मानने को तैयार नहीं थे, बल्कि जब राहुल गांधी ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब उसके सबूत दिए, तब जाकर तो इन लोगों ने माना है। तो ये बताता है कि सरकार पूरी तरह संवेदनहीन हो चुकी है। स्वामी जी देखिए, केवल ये नहीं कि दोबारा प्रिपेयर करना पड़ेगा, दोबारा देखिए, असली मुद्दा यह है कि अगर पेपर लीक होता है और एक माफिया बन गया है, आरएसएस के लोग बैठ गए हैं, उन्होंने माफिया बना लिया है, हजारों करोड़ का धंधा बना लिया है। अगर पेपर पे 25-25 लाख में पेपर बेचेंगे तो अंशिता आप खरीद पाएंगे 25 लाख पेपर? मैं खरीद पाऊंगा अपने बच्चे के लिए? मैं नहीं खरीद पाऊंगा। मानी बात है, कौन खरीदेगा? बड़े बड़े लोग खरीदेंगे, जिनमें 50 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है, वो जाके बेच देंगे, 25 लाख में खरीद लेंगे, और उसके बाद वो 10 लोगों को और बेच देंगे। वो तो धंधा बना लेंगे भाई, लाला लोग तो इसको धंधा बना लेंगे। एक पेपर 1 करोड़ में खरीदेंगे और 10 लोगों को 25-25 लाख बेचेंगे, 1 करोड़ का 2.5 करोड़ बना लेंगे, और पैसा भी बना लेंगे। और वहां पे पैसे वाले लोग मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाएंगे, और गरीब और मध्यम वर्ग का बच्चा मेडिकल इंजीनियरिंग में न जा पाएगा, जबकि उसके पास ज्यादा। तो हमारे जमाने में, जब कांग्रेस के जमाने में, हमने तो इंजीनियरिंग भी की है, MBA भी किया है, सारे एग्जाम दिए हैं, सारे कॉम्पिटिशन दिए हैं, हमने तो कभी कल्पना नहीं की थी कि हमारे यहाँ पेपर लीक हो गया। सेलेक्ट होते थे या नहीं सेलेक्ट होते थे, कभी दिमाग में नहीं आया कि बेईमानी हो गई। ये होता था यार, हमने कोई मूर्खता की होगी इसलिए सेलेक्ट नहीं हुए। आज के तारीख में तो जो अनपढ़ आदमी है, जो 40% वाला है वो टॉप कर रहा है, जो 90% वाला है वो फेल हो रहा है। पेपर लीक हो रहे हैं, बकायदा बट रहे हैं, और जो उसके मुखिया साहब हैं, वो मुखिया साहब जो है वो रिहा हो जाते हैं। 2 साल के बाद सीबीआई कह देता है इन पे कोई केस ही नहीं बनता है। बिल्कुल। जब वो कोर्ट में, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस होता है, सीबीआई के वकील साहब उसमें हाजिरी नहीं होते हैं। इसका माने पूरा गैंग चल रहा है, माफिया चल रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ अन्याय हो रहा है। यानी बिल्कुल मोदी सरकार या पीएम मोदी खुद आकर ट्वीट करके कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, जल्दी से जल्दी निदान किया जाएगा। लेकिन जब पिछले चुनावों के जो आरोपी थे, दोषी थे, उनको रिहा कर दिया गया, तो कैसे विश्वास किया जा सकता है कि न्याय मिलेगा आने वाले बच्चों को भी? या जो दूसरे पेपर लीक हुए उसके जो दोषी हैं, आरोपी हैं, उनको पकड़ा भी जाएगा? इस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? यहीं पर सरकार की पोल खुल जाती है कि न्याय नहीं मिलने वाला है। तो ये झूठा आश्वासन जैसी चीजें तो रही। स्वामी जी भाई, फास्ट ट्रैक कोर्ट हो या स्लो ट्रैक कोर्ट हो जी, कोर्ट थोड़ी दंड देता है। कोर्ट तो ये कहता है जो अभियोजन पक्ष है, जो चार्जेस लगाता है। भाई मान लीजिए आपने कोई गलत काम कर दिया, पुलिस पहली बार धारा आपने कौन सी लगाएगी? जो धारा लगाएगी उसी धारा को तो एनालाइज करेगा कोर्ट। और आपने जाके वहां तथ्य प्रस्तुत नहीं किया, आपने एविडेंसेस ही प्रस्तुत नहीं किया। जैसे जेसिका लाल का मर्डर हो गया जी, जेसिका लाल का मर्डर सबके आंखों के सामने हुआ, बकायदा सबने देखा जिसने मारा, कौन मारा, लेकिन कोर्ट ने कह दिया नोबडी किल्ड जेसिका। क्योंकि भाई जो अभियोजन पक्ष है, जो प्रोसिक्यूट कर रहा है, जो वकील वहां खड़े हो रहे हैं, वो अगर उसको प्रोसिक्यूट ही नहीं करेंगे तो जज साहब क्या कर लेंगे? अपनी तरफ से किसी को दंड दे देंगे। उन्हें तो कानून के दायरे में ही दंड देना है ना जी। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट हो या लोक ट्रैक कोर्ट हो, अभियोजन पक्ष का जो मकसद है कि जो भारतीय जनता पार्टी में आ जाए उसको बचाना है, जो भारतीय जनता पार्टी में ना आए उसको बिना चार्जशीट के लिए 6 साल जेल में रखना। बहुत सारे केस आप देख रहे हैं, लोग 6-6 साल से जेल में हैं, अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई, अभी तक उसकी नहीं शुरू हुआ, लेकिन जेल में है। तो अगर आप भारतीय जनता पार्टी में हैं तो आपके लिए नियम अलग है, नहीं है तो आपके लिए नियम अलग है, अमीरों के लिए नियम अलग है। आपने देखा वो अरविंद केजरीवाल के साथ क्या हुआ, एक शराब के कारोबारी थे, 2 साल जेल में रहे,
जब उनसे पूछा गया, उन्होंने अरविंद केजरीवाल का एक बार भी नाम नहीं लिया, 10 बार नाम नहीं लिया, 11वीं बार नाम ले लिया तो शराब कारोबारी छूट गए, अरविंद केजरीवाल अंदर हो गए, 6 महीने के बाद अरविंद केजरीवाल भी छूट गए। आपने देखा मनमोहन सिंह के खिलाफ जो हो रहा था, कोलगेट, अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कोलगेट में कोई केस ही नहीं बनता, कोई भ्रष्टाचार ही नहीं हुआ। लेकिन आपने कर तो दिया ना, बदनाम तो कर दिया मनमोहन सिंह। बिल्कुल। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का सवाल नहीं है, जो वकील अभियोजन करे वो सही तरह से प्रस्तुत करे तभी तो कोर्ट सजा देगा। कोर्ट अपनी तरफ से सजा थोड़ी दे देगा, कोर्ट थोड़ी इन्वेस्टिगेट करता है, इन्वेस्टिगेट तो पुलिस करती है, सीबीआई करती है और इनकम टैक्स करती है। तो इसलिए ये सब बहकाने के मामले हैं कि हमने दंड 1 साल से 10 साल कर दिया। अरे यार, अब दंड मिलेगा ही नहीं, आप 100 साल कर दो, फांसी की सजा दे दो, कुछ नहीं होगा। जब वकील जाके कह देगा कि नहीं साहब हमको केस नहीं लड़ना है और ये केस में हमें दम नहीं लगता, तो कोर्ट कहेगा ठीक है, आप ही को नहीं लगता तो हमको कौन सा दम लगता है, छोड़िए, हमें कौन सा केस लड़ने का शौक है। तो जब अभियोजन पक्षी जो सरकारी वकील होता है वही जाके केस को प्लीड नहीं करेगा तो कोर्ट इस पे क्या कर लेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यानी एक तरह से यही कहा जा सकता है स्वामी जी, ये सिर्फ और सिर्फ जनता को मुद्दे से भटकाने की कोशिश थी। जिस तरह से रील बनाई गई, पोस्ट किए गए, ट्वीट किए गए, जबकि इससे पहले पीएम मोदी इस मुद्दे पर बात भी नहीं करना चाह रहे थे, उस पर शोक तक नहीं जताया था जब ये खबर आई थी कि कई बच्चों ने अपनी जान दे दी है। तो ये बता रहा है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को पकड़े हुए है और विपक्ष संसद परिसर के अंदर लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है और अब निशाने पर अमित शाह आ चुके हैं। और जिस तरह से विशेषाधिकार नोटिस अब जितेंद्र सिंह के खिलाफ लाया गया, जो केंद्रीय मंत्री, उससे ये पता है कि एक के बाद एक मंत्रियों की लिस्ट है विपक्ष के पास, यानी मोदी सरकार को चैन नहीं मिलने वाला है। क्या कहेंगे आप? भाई, ये विपक्ष का सवाल नहीं है, ये देश की जनता का सवाल है, ये देश के बच्चों का सवाल है, ये देश के युवाओं का सवाल है। भाई, अगर कोई भी सांसद वहां बैठा हुआ है पार्लियामेंट के अंदर तो वो कोई राजा थोड़ी है, महाराजा थोड़ी है, उसे तो वही बात करनी है जो जनता की वेदनाएं हैं, जो जनता की कठिनाई है, उसे संसद के अंदर उठाना है। अगर सत्ता पक्ष पागल हो जाए और वो न सुनने को तैयार हो, उन्हें अतिवादी और आतंकवादी बताने को तैयार हो, तो विपक्ष से तो हम लोग अपेक्षा करते हैं, देश की जनता अपेक्षा करती है कि बच्चों की डिमांड जेन्युइन है, यूथ की डिमांड जेन्युइन है, उन्हें आप नौकरी भी नहीं दे रहे, उनके पेपर भी लीक करा रहे हैं, वहां पे सारा बीसी और सारे प्रोफेसर आरएसएस वाले बैठे हुए हैं, सारी आपने हर चीज को अपने कब्जे में कर लिया है। आप जो आपकी विचारधारा से सहमत नहीं है उसे आप नौकरी में नहीं देने देंगे, उसको पढ़ने भी नहीं देंगे। भाई, लोकतंत्र में तो ये संभव नहीं है, ये तो होना नहीं चाहिए। इसका माने आप चीन और नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हैं, उसका विरोध विपक्ष कर रहा है। विपक्ष इसलिए कर रहा है कि जनता का दबाव विपक्ष पे है, तो जनता के दबाव में विपक्ष को भी कम करना चाहिए और सत्ता पक्ष को भी कम करना चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर अब मोदी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही है और ये विपक्ष लगातार इस कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन जिस तरह से जनता का, जिस तरह से युवाओं का, छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है मोदी सरकार के खिलाफ, उसने एक तरह से विपक्ष को और ज्यादा ताकत और मजबूती दे दी है। तो ये बताता है कि मोदी सरकार की मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली है। फिलहाल नजरें अब 3 अगस्त को, जब एक बार फिर मानसून सत्र की कार्यवाही शुरू होगी, उस दिन फिर विपक्ष किस तरह से सरकार को घेरेगा, इस पर भी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। और इस तरह से फिलहाल यही देखने को मिल रहा है कि मोदी सरकार चौतरफा घिरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में भी सवाल कर लिया गया है कि आखिर पैलेट गन को इस्तेमाल किया गया तो उसकी एसओपी क्या है, पहले दीजिए तो सही कि क्या आपने नियमों के मुताबिक ही पैलेट गन का इस्तेमाल किया था या नहीं किया था। वहां पर घिरी हुई है सरकार। संसद के अंदर अमित शाह के इस्तीफे की मांग उठी रही है, अब जितेंद्र सिंह भी घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी के अंदर ही असंतोष पनप रहा है और एक के बाद एक इस्तीफे हो रहे हैं। और शहजाद पूनावाला ने जिस तरह से अपने वहां पर बायो से बीजेपी हटा दिया, प्रवक्ता हटा दिया, उसके बाद ये चर्चा चल पड़ी है कि वो इस्तीफा देने वाले हैं। हालांकि अभी तक निजी कारण बताया जा रहा है कि वो इस्तीफा देंगे, उसके पीछे निजी कारण होगा, खुलकर बात निकल कर नहीं आई है। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह का माहौल अब बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में बन रहा है, जिस तरह से जनता, छात्र, युवा अब बीजेपी सरकार से नाराज दिख रहे हैं, उसके चलते ही उनके अपने लोग अब बीजेपी से दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी भंवर में कश्ती जो है डूबती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी की, और इसीलिए अब उसके जो लोग हैं वो दूरी बना रहे हैं, यानी खुद को सेव करने की कोशिश यहां पर हो रही है। तो इस सब पर हमारी निगाहें रहेंगी। 3 अगस्त को एक बार फिर मानसून सत्र की कार्यवाही शुरू होगी, उसमें किस तरह से विपक्ष एक बार फिर सरकार को घेरता है, मंत्रियों को घेरा जाता है, इस पर निगाह रहेगी। तब तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।